साथियों को मेरा नमस्कार। खासकर जो उड़ीसा के सूचना के अधिकार के मूवमेंट से जो लोग जुड़े हैं और उसमें लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत बहुत हौसले के साथ लड़ रहे हैं, उन सबको ही मेरा नमस्कार। अंजलि और अमृता ने काफ़ी विस्तार से आपको बताया सूचना के अधिकार के बारे में, किस तरह की चुनौतियां आ रही हैं, और इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में भी। मैं कुछ और उसमें थोड़ा सा जोड़ देता हूं। देखिए, सूचना का अधिकार का कानून तो बना 2005 में, लेकिन उससे बहुत पहले सुप्रीम कोर्ट ने सन 74 से ही ये कहना शुरू कर दिया था बहुत सारे फैसलों में कि सूचना का अधिकार हमारे संविधान में एक मौलिक अधिकार है हर नागरिक का, और उसका आधार ये है कि ये हिंदुस्तान एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, और जो लोग सरकार चलाते हैं वो जनता के नुमाइंदे होते हैं, जनता के लिए सरकार चलाते हैं। और इसलिए जनता जो मालिक है उनको ये जानने का पूरा अधिकार है कि उनके नुमाइंदे जो सरकार में बैठे हैं वो क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। तो ये अधिकार एक मौलिक अधिकार माना गया, और इसीलिए जब इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया और इलेक्टोरल बॉन्ड के साथ कई जो कानून लाए गए थे इसको कार्यान्वित करने के लिए, इलेक्टोरल बॉन्ड को, उन सब को रद्द कर दिया। इस आधार पर नहीं कि यह सूचना के अधिकार के कानून के खिलाफ है, बल्कि इस आधार पर कि हमारे संविधान ने जो हमको मौलिक अधिकार दिया है ये सूचना जानने का कि हमारी पॉलिटिकल पार्टियों को कौन फंड कर रहा है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। और इसलिए ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम है, जो ये बात छुपाने के लिए लाई गई कि कौन किस पार्टी को पैसे दे रहा है, ये हमारे मौलिक अधिकार के खिलाफ है। जब जेटली साहब ने ये स्कीम इंट्रोड्यूस करी थी, जब वो वित्त मंत्री थे इलेक्टोरल बॉन्ड की, तो उन्होंने ये बोला था कि इसका एक कारण, इस तरह के गुप्त बॉन्ड फ्लोट करने का एक कारण ये है कि हम ये नहीं चाहते कि सरकार को पता लगे कि ऑपोजिशन पार्टियों को कौन चंदा दे रहा है, क्योंकि अगर सरकार को पता लगता है तो वो उन कंपनियों को प्रताड़ित कर सकती है जो कंपनियां ऑपोजिशन पार्टीज को पैसा दे रहे हैं। तो उन्होंने ये आधार बोला कि हम ये नहीं चाहते कि सरकार प्रताड़ित करे उन कंपनियों को जो ऑपोजिशन को पैसा दे रहे हैं। अब देखिए, ये अपने आप में कितना बड़ा झूठ था, क्योंकि स्टेट बैंक जहां से आप इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते थे और जो आखिर में इलेक्टोरल बॉन्ड का जो पैसा है पार्टियों के खातों में क्रेडिट करता था, ये स्टेट बैंक तो सरकार के ही अंडर है, ये सरकारी बैंक है। जो सूचना स्टेट बैंक के पास है वो तो सरकार कभी भी हासिल कर सकती है। और स्टेट बैंक एक्चुअली इलेक्टोरल बॉन्ड गुप्त बॉन्ड होने थे, यानी कि उस पर कोई नंबर नहीं होना था, लेकिन उस पर एक नंबर डाला गया जो ऐसे नहीं दिखता था, अल्ट्रावायलेट लाइट जब उस पर डालते थे तब दिखता था। और स्टेट बैंक जो है वो नंबर रिकॉर्ड करती थी। जब कोई आदमी कोई बॉन्ड खरीदता था, उस बॉन्ड का नंबर किस जने ने खरीदा उसको रिकॉर्ड करती थी, और जब वो बॉन्ड कोई पार्टी जमा करती थी अपने खाते में, तब भी स्टेट बैंक वो नंबर रिकॉर्ड करती थी कि ये नंबर का बॉन्ड इस पार्टी ने जमा किया। तो यानी स्टेट बैंक के पास पूरी इंफॉर्मेशन थी, और जो सरकार हासिल कर सकती थी स्टेट बैंक से कि भाई किसने बॉन्ड किसको दिया,
यानी कि ऑपोजिशन को कौन चंदा दे रहा है ये सरकार तो पूरी तरह से जान सकती थी और शायद जानती भी थी, लेकिन ऑपोजिशन पार्टीज को जानने का कोई अधिकार नहीं था। इसमें ऑपोजिशन पार्टीज नहीं जान पा रही थी और ना ही जनता जान पा रही थी कि भाई किसने किसको चंदा दिया। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई जनता के जानने का अधिकार है। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट इस तरह के कई फैसले दे चुका है। पहले उन्होंने ये फैसला दिया था कि जनता को ये जानने का अधिकार है कि जो कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके एसेट्स लायबिलिटीज क्या हैं, उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या हैं, उनके खिलाफ कौन से आपराधिक मामले चल रहे हैं। और इसको भी खत्म करने के लिए, जब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, इसको खत्म करने के लिए उस समय की मौजूदा सरकार एक कानून लेकर आई और उस कानून में ये लिख दिया कि नहीं, किसी कैंडिडेट को ये बताने की जरूरत नहीं है। ये सब जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसको भी चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को भी रद्द कर दिया, ये कह के कि भाई हमारा जो फैसला था कि हर कैंडिडेट ये सूचना दे, जनता के सामने रखे कि उसके खिलाफ क्या आपराधिक मामले हैं, उसके कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं वगैरह वगैरह, ये तो जनता के मौलिक अधिकारों के आधार पर हमने बोला था। आप एक कानून लाए हैं इसको बंद करने के लिए, ये तो जनता के मौलिक अधिकार के ही खिलाफ है, तो इसलिए उन्होंने रद्द कर दिया। ठीक उसी तरह से जैसे अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, आप लोगों को पता होगा, कि इलेक्शन कमीशन का चयन सिर्फ सरकार नहीं कर सकती और 3 मेंबर की कमेटी होनी चाहिए जिसमें प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। अब इसको पलटने के लिए सरकार एक नया कानून ले आई और उसमें बोल दिया कि नहीं, चीफ जस्टिस को तो हटा दीजिए और चीफ जस्टिस की जगह प्रधानमंत्री एक और मंत्री को उस कमेटी में रख लेंगे। यानी कि प्रधानमंत्री, एक और मंत्री और लीडर ऑफ ऑपोजिशन। यानी कि जैसे सूचना के जो कमिश्नर्स हैं उनकी नियुक्ति जिस तरह से होती है जो सरकार कर सकती है, क्योंकि ऑपोजिशन का तो एक ही मेंबर होता है और बाकी 2 तो सरकार के होते हैं, उसी तरह से इन्होंने इलेक्शन कमीशन का भी कर दिया। अब उस कानून को भी हम लोगों ने चुनौती दी है, ये कह के कि देखिए आपने जो फैसला दिया, और वो 5 जजों का फैसला है, उसका आधार ये है कि लोकतंत्र कायम रखने के लिए ये जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति सरकार के हाथ में ना हो। इस वजह से इस आधार पर यह फैसला दिया गया है और लोकतंत्र हमारे संविधान का मूल ढांचे का पार्ट है जिसको बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं और उसको कोई बदल नहीं सकता। उसके बारे में तो कोई संवैधानिक संशोधन भी नहीं किया जा सकता मूल ढांचे को बदलने के लिए। तो इस आधार पर हमने चैलेंज किया है, वो चैलेंज लंबित है। लेकिन खैर, अब जब इलेक्टोरल बॉन्ड की सूचना सुप्रीम कोर्ट ने निकलवाई और ये बोला कि भाई आप स्टेट बैंक से बोला कि आप अब बताइए, उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द कर दिया। जो एक और कानून से छेड़छाड़ करी गई थी, कानून ये कहता था कि कोई कंपनी अपने 3 साल का जो एवरेज प्रॉफिट है उससे 7.5% से ज्यादा कोई भी पार्टी को डोनेशन नहीं दे सकती। इस कानून को भी संशोधित कर दिया था और ये लिमिट जो है हटा दी थी। यानी कि अब कोई भी कंपनी कितना भी पैसा किसी भी पार्टी को दे सकती है, उसका प्रॉफिट हो ना हो, कितना भी पैसा वो दे सकते हैं। ये कानून बना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी रद्द कर दिया, ये कह के कि भाई हमारे लोकतंत्र में ये नहीं परमिट किया जा सकता कि ये कंपनियां कितना भी पैसा दे दें, ये बहुत खतरनाक चीज होगी किसी भी लोकतंत्र में। और साथ में उन्होंने तो 3 आधार लिए उन्होंने इस कानून को रद्द करने के लिए।
पहला आधार तो जो अंजलि ने बताया कि भाई ये जनता के सूचना के अधिकार के खिलाफ है, जो कि एक मौलिक अधिकार है, तो हमारा संवैधानिक अधिकार है। दूसरा, उन्होंने ये बोला कि ये जो है इलेक्टोरल बॉन्ड, ये घूस को बढ़ावा देगा, उन पार्टियों को घूस देंगी जिन पार्टियों के तहत वो सरकारें हैं जो उन कंपनियों का कुछ फायदा करा सके। और तीसरा, उन्होंने ये बोला कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड से जो लेवल प्लेइंग फील्ड है पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में, जो समानता होनी चाहिए, ये गड़बड़ा जाएगी, क्योंकि इसका चंदे का पैसा ज़्यादातर सिर्फ रूलिंग पार्टियों को मिलेगा जो शासन कर रही हैं केंद्र में या राज्यों में। और जब ये खुलासा हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई स्टेट बैंक को अब बताना पड़ेगा, उन्होंने ये सब रद्द कर दिया और बोला कि अब बताना पड़ेगा कि ये चुनावी बॉन्ड किसने खरीदे और किसको दिए। तो खैर काफ़ी आनाकानी के बाद, काफ़ी कोशिश करने के बाद कि भाई ये सूचना किसी तरह से चुनाव के पहले ना बाहर आए, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने डंडा चलाया तो इनको देना पड़ा। और जो चीज़ बाहर निकल कर आई वो बहुत ही चौंकाने वाली है। चौंकाने वाली इसलिए नहीं है क्योंकि ये हम लोग सस्पेक्ट कर रहे थे कि ऐसा ही हुआ होगा, और वही बात निकली। और इस वजह से परकला प्रभाकर, जो कि निर्मला सीतारमण जी के पति हैं, जो वित्त मंत्री हैं उनके पति हैं, वो कहते हैं कि ये हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है, क्योंकि 16,500 करोड़ के बॉन्ड खरीदे गए और दिए गए, उसमें से आधे भाजपा को दिए गए और बाकी आधे और बाकी सब पॉलिटिकल पार्टियों को मिला कर दिए गए। 1,000 करोड़ के करीब ये बीजू जनता दल को दिए गए, 1,000 करोड़ के करीब कांग्रेस को दिए गए, 1,25,000 करोड़ के करीब टीएमसी को दिए गए, तृणमूल कांग्रेस को। लेकिन खास बात यह है कि जिन जिन ऑपोजिशन पार्टीज को दिए गए, सारी की सारी किसी ना किसी राज्य में शासन कर रही थी, बीआरएस को भी दिए गए। अब उसमें ये निकल कर आया, जब ये सूचना बाहर आई और कुछ लोगों ने कंप्यूटर से फटाफट मैच कर लिया कि कौन सा बॉन्ड किस कंपनी ने खरीद कर किस पार्टी को दिया, और कुछ खोजी पत्रकारों ने उसकी जब तहकीकात करी तो ये निकल कर आया कि इस 16,500 करोड़ में से अधिकतर पैसा, यानी कम से कम 10,000 करोड़ उन कंपनियों ने दिया और उन पार्टियों को दिया जिन पार्टियों की सरकार से उन कंपनियों को कुछ ना कुछ फायदा मिल रहा था। फायदा कई तरह का था कि जिन कंपनियों ने वो चंदा दिया, उन कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। जैसे अंजलि ने बताया, एक कंपनी थी मेगा इंजीनियरिंग, जिन्होंने बीआरएस को भी खूब पैसा दिया, जो तेलंगाना की सरकार के ऊपर काबिज थी पार्टी, और उस सरकार ने, तेलंगाना की सरकार ने इस मेगा इंजीनियरिंग को खूब सारे कॉन्ट्रैक्ट्स दिए थे, दसियों हजार करोड़ के। लेकिन एक जिसका जिक्र उसने किया, अंजलि ने, कि 14,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट एक इसको मेगा इंजीनियरिंग को भाजपा की महाराष्ट्र सरकार ने दिया, और उससे ठीक 1 महीने पहले 140 करोड़ के बॉन्ड इस कंपनी ने भाजपा को दिए। जितना पैसा दिया गया है, ये बात नहीं है, जब इसको कहते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है, ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। बॉन्ड चाहे 16,500 करोड़ के ही हों, 16,500 करोड़ भी बहुत होता है, लेकिन लाखों करोड़ तो नहीं है। वो तो भाजपा वाले कहते थे कि 2G जो है ये 1 लाख करोड़ का घोटाला है। किस आधार पर कहते थे 1 लाख करोड़ का? आधार ये था कि वो कहते थे कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने ये निकाला है कि अगर इसका ऑक्शन किया जाता, नीलामी करी जाती स्पेक्ट्रम की, तो शायद 1 लाख करोड़ या 1.25 लाख करोड़ और मिल जाता।
ये आधार था। अब यहां देखिए, 140 करोड़ का बॉन्ड की घूस दी गई और उसके एवज में 14,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। और किसको दे दिया कॉन्ट्रैक्ट? एक ऐसी कंपनी को जो सब जानते हैं, तो पूरी दुनिया जानती है कि भ्रष्ट, महाभ्रष्ट कंपनी, जिसके खिलाफ मैं खुद केस कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट में, महाभ्रष्टाचार का, महाभ्रष्टाचार का। वो कंपनी कभी ये टनल बनाएगी ही नहीं, और बनेगा भी तो उसी तरह से बनेगा जैसे वो सिल्कियारा, उस कंपनी ने भी बॉन्ड दिया भाजपा को, जिसको ये नवयुग कंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसने वो सिल्कियारा का टनल बनाया, जो टनल कोलैप्स हो गया, उसमें लोग फंस गए थे, बड़ी मुश्किल से निकाले गए। ये जो 10,000 करोड़ घूस के एवज में इलेक्टोरल बॉन्ड दिए गए हैं, इसके एवज में 5 लाख करोड़ से भी ज्यादा के कॉन्ट्रैक्ट उन कंपनियों को दिए गए हैं जिन कंपनियों ने ये इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए घूस दी। सिर्फ यही नहीं, काफी सारा बॉन्ड का पैसा, कई हजार करोड़ का बॉन्ड का पैसा उन कंपनियों ने दिया है और भाजपा को दिया है जिनके खिलाफ भाजपा सरकार के द्वारा नियंत्रित एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और सीबीआई, ये तीनों एजेंसीज उन कंपनियों के खिलाफ जांच कर रही थीं, या उनके खिलाफ रेड करी गई थी, या उनके अकाउंट फ्रीज कर दिए गए थे, अटैच कर लिए गए थे। और उसके बाद इन कंपनियों ने भाजपा को चंदा दिया, कई हजार करोड़ का चंदा दिया। 2,000 करोड़ से ज्यादा का चंदा तो सिर्फ उन कंपनियों ने दिया है जिनके खिलाफ ईडी, आईटी और सीबीआई की रेड वगैरह हुई थी, और फिर उस रेड वगैरह को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, ठीक उसी तरह से जैसे कि इस ईडी के द्वारा वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया है। अभी इंडियन एक्सप्रेस ने एक स्टोरी करी कि 25 ऐसे नेता हैं, ऑपोजिशन में थे, उनके खिलाफ ईडी का एक्शन होता है, उनको ईडी गिरफ्तार कर लेती है या उनके घर पर रेड करती है वगैरह वगैरह। उसके बाद वो भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं और उन 25 में से 23 के खिलाफ उसके बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने या तो केस ही बंद कर दिया या फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया। यानी कि उनको सरकारें ईडी का इस्तेमाल एक तरफ ऑपोजिशन के नेताओं को घेर कर भाजपा ज्वाइन कराने के लिए, ऑपोजिशन की सरकारें तोड़कर गिराने के लिए एक तरफ तो वो इस्तेमाल किया गया, और दूसरी तरफ इन कंपनियों से हजारों करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा लेने के लिए इस्तेमाल किया गया। उसके दो वजह हो सकती हैं कि भाई उन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड क्यों दिया। एक वजह यह हो सकती है कि भाई बिल्कुल अवैध रेड करी गई उनके खिलाफ, फिर उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड वसूली करने के लिए, और जब वसूली हो गई तो उनको फिर छोड़ दिया, या फिर उन्होंने कई हजार या कई लाख करोड़ की टैक्स की चोरी करी या मनी लॉन्ड्रिंग करी। उसके बाद ईडी की रेड होती है और उसके बाद वो इलेक्टोरल बॉन्ड दे देते हैं भाजपा को, और उसके बाद उनको छोड़ दिया जाता है या ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। यानी हो सकता है कि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड की घूस नहीं दी गई होती और ईडी, आईटी, सीबीआई ने उनके खिलाफ एक्शन रोका ना होता, तो लाखों करोड़ की टैक्स की वसूली या मनी लॉन्ड्रिंग की वसूली हो सकती थी, जो सही वसूली थी, होनी चाहिए थी, सरकार मतलब जनता के लिए होनी चाहिए थी। लेकिन वो जो जनता का पैसा था वो इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग होने दी, इनकम टैक्स की चोरी होने दी, क्योंकि कुछ हजार करोड़ रुपए की घूस इनको इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा उन कंपनियों से मिल गई।
लेकिन इससे भी खतरनाक देखिए, एक और तरीका था कि कई कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड देकर अपने हक में सरकार से पॉलिसी बनवा ली या कानून भी बनवा लिए। एक 2G वाला घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने जब 2G का स्पेक्ट्रम जो दिया गया था उसको रद्द किया, तो ये बोला था कि भाई आगे से स्पेक्ट्रम की सिर्फ नीलामी होगी। अब एक कंपनी थी भारती टेलीकॉम, उन्होंने सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के लिए अभी हाल में अप्लाई किया। सरकार ने फैसला भी कर लिया कि उनको सैटेलाइट, उनसे 150 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड ले लिए और फैसला भी कर लिया कि ठीक है, हम बगैर नीलामी के सैटेलाइट स्पेक्ट्रम इनको अलॉट कर देंगे, भारती टेलीकॉम की एक फॉरेन कंपनी को। अब प्रॉब्लम ये आई कि इनके किसी लीगल एडवाइजर ने बताया होगा कि भाई आप तो ये कर नहीं सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि भाई स्पेक्ट्रम की तो सिर्फ नीलामी होगी। तो इन्होंने एक एप्लीकेशन दी अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट में कि भाई हमको ये परमिट किया जाए कि कई कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें हमको नेशनल इंटरेस्ट में बगैर नीलामी के स्पेक्ट्रम देने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्चुनेटली उसको समरीली रिजेक्ट कर दिया, बोल दिया कि भाई ये तो फैसला हो चुका है, इस फैसले को ऐसे नहीं बदला जा सकता कि आपने एक एप्लीकेशन दी उसके आधार पर हम फैसला बदल दें, ऐसे नहीं हो सकता। तो उन्होंने वो रिजेक्ट कर दिया। तो इन लोगों ने क्या किया था कि एक टेलीकॉम बिल पास कर दिया अभी हाल में, जब ऑपोजिशन को सस्पेंड कर दिया था हो हल्ले में, इन लोगों ने बगैर डिस्कशन के एक टेलीकॉम बिल पास कर दिया जिसमें लिख दिया था कि आगे से ये हम बगैर ऑक्शन के भी स्पेक्ट्रम दे सकते हैं, अलॉटमेंट कर सकते हैं। लेकिन घबरा कर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में वो एप्लीकेशन भी दे दी, अब रिजेक्ट हो गया है। अब ये लोग फंस गए, उनसे 150 करोड़ तो ले लिए हैं, अब उसको अलॉटमेंट का डिसीजन भी ले लिया, लेकिन अब उसको कार्यान्वित नहीं करा पा रहे। तो ये भी हुआ। एक कंपनी है ग्रासिम, उसके हक में इंपोर्ट पॉलिसी बदली गई और उनसे भी इन्होंने 100 करोड़ से ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड ले लिए। लेकिन सबसे खतरनाक जो चीज हुई वो ये हुई कि कुछ दवाई वाले बनाने वाली कंपनियां थी। उन दवाई बनाने वाली कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड कुछ 100 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड भाजपा को दिए। अच्छा, वो जो दवाई बना रहे थे वो जानलेवा दवाइयां थी, सरकार को पता था। जैसे एक दवाई थी रेमडेसिविर, जो इसमें कोविड में खूब दी गई, 50,000 रुपए की एक डोज मिलती थी शायद, बहुत महंगी, बहुत महंगी। अच्छा, वो एक गुजरात की कंपनी थी जाइडस कैडिला, वो बनाती थी। सरकार को ये सब पता था कि ये बहुत खतरनाक जानलेवा दवाई है। इसके बारे में, क्योंकि ये दवाई कोविड के पहले लाई गई थी और जब इसके ट्रायल्स हुए थे तभी ये बात निकल कर आ गई थी कि ये बहुत ही खतरनाक दवाई है, जितने लोगों को उसमें फायदा तो किसी का कुछ होगा नहीं, बहुत सारे लोग मारे जाएंगे वो दवाई खा के। और मारे गए। जो लोग कोविड की सेकेंड वेव में मरे हैं उसमें से अगर ठीक से अध्ययन किया जाए तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे, दसियों हजार ऐसे मिलेंगे जो ये दवाई खा के मर गए। अब इस दवाई पर तो बिहार के रेगुलेटर ने बोला कि खतरनाक तो जो है सो है, इसमें बैक्टीरियल कंटेमिनेशन भी है। और गुजरात को बोला, गुजरात की सरकार को और उनके रेगुलेटर को, कि भाई इसको रोको, इस दवाई को। लेकिन क्योंकि उनसे ये लोग इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा खा गए भाजपा वाले, तो उस दवाई को चलने दिया गया और शायद लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया कोविड में, ये दवाई खाने की वजह से, जिसका पता था, अच्छी तरह से पता था सरकार को कि बहुत खतरनाक दवाई। और इसी तरह से कई और दवाई ऐसी थी जो दवाई बनाने वाली कंपनियां बना रही थी, जिनके बारे में ड्रग कंट्रोलर ने एक्शन शुरू किया कि आपकी दवाई सब स्टैंडर्ड है। लेकिन उनसे भी इलेक्टोरल बॉन्ड के पैसे खाकर इन्होंने वो सब स्टैंडर्ड दवाई चलने दी गई, जिससे कि लोगों की सेहत खराब हुई।
तो देखिए तरह तरह के नुकसान हुए हैं। ये बॉन्ड भले ही 16,500 करोड़ के रहे हों, लाखों करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स, लाखों करोड़ का टैक्स की चोरी को छूट दे दी गई, लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। इसकी वजह से पॉलिसी बदल दी गई, कानून बदल दिए गए इस घूस की वजह से, और इसी वजह से इसको विश्व का सबसे बड़ा घोटाला कहा जाता है। लेकिन आखिरी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने बोली, और हमने भी ये दलील दी थी कि भाई देखिए ये लेवल प्लेइंग फील्ड को डिस्टर्ब करेगा, जो रूलिंग पार्टियां हैं उन्हीं को मिलेगा इसका पैसा। और यही हमने देखा कि आखिर में जो डेटा निकल कर आया, सिर्फ रूलिंग पार्टी को ही इसका पैसा मिला है इलेक्टोरल बॉन्ड का। जो पार्टियां किसी भी राज्य में रूल नहीं कर रही थीं, उनको कोई पैसा नहीं मिला इलेक्टोरल बॉन्ड का। और अब आप देखिए कि क्या मजाक है कि एक कैंडिडेट कितना लोकसभा में खर्च कर सकता है, वो तो लिमिट लगा रखी है 75 लाख। यानी कि अगर भाजपा 500 कैंडिडेट हिंदुस्तान में खड़े करते हैं तो वो टोटल उनके सारे कैंडिडेट मिला के 400 करोड़ से कम खर्च कर सकते हैं। लेकिन इसी 5 साल या 6 साल के पीरियड में भाजपा को सिर्फ और सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए 8,200 करोड़ रुपए मिले हैं। कहां 400 करोड़, कहां 8,000 करोड़। यानी कि अगर कैंडिडेट सब मिलाकर 400 करोड़ से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते और पार्टी 8,000 करोड़ खर्च कर रही है, तो इस लिमिट का कोई मतलब है? आपने अगर पार्टी के ऊपर कोई लिमिट नहीं लगाई उसके खर्चे के ऊपर, तो इस लिमिट का क्या मतलब है? 75 लाख जो आपने कैंडिडेट के ऊपर लगा दी है। और दूसरी बात, आज हम देखते हैं कि कई कैंडिडेट्स जो हैं 75 लाख क्या 75 करोड़ भी खर्च कर देते हैं। और इसलिए खर्च कर देते हैं कि वो सब कैश में खर्च कर देते हैं, अपने इलेक्शन रिटर्न में दिखाते ही नहीं कि हमने खर्च कर दिया। और इलेक्शन कमीशन कुछ करता ही नहीं, उसके पास है मशीनरी ये सब चेक करने की, लेकिन वो लोग सोते रहते हैं, कुछ करते नहीं। अब इसको अगर आपको कम करना था, बंद करना था, देखिए आज चुनाव जो है पूरा पैसे का खेल। मैं अभी समझाऊंगा क्यों ये पैसे का खेल बन गया है। लेकिन अगर आपको पैसे के खेल को कम करना था, और ये जो कैश में खर्चा किया जाता है बेइंतहा, अभी तो रोज पकड़ा जाता है ना, किसी दिन 100 करोड़, किसी दिन 500 करोड़ पकड़ लिया इलेक्शन कमीशन ने, इधर उधर कैश चल रहा है। तो आप एक लाइन का एक अमेंडमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में ला सकते थे, जो ये कहता कि कोई कैंडिडेट या कोई पॉलिटिकल पार्टी कैश में ना तो लेगी ना देगी, सारा उसका ट्रांजैक्शन बैंक के ही थ्रू होगा। और अगर किसी को कैश लेते या देते पकड़ लिया तो उस पार्टी को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सीधा सा कानून था, सिंपल कानून था। मोदी जी कहते थे कि जब इन्होंने नोटबंदी जब लाए तो कहते थे कि हम कैशलेस सोसाइटी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सब लोग बैंक के ही थ्रू लेन देन करें। अब आम आदमी तो बैंक के थ्रू सब लेन देन नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम पॉलिटिकल पार्टियां और कैंडिडेट्स जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए तो आप कह सकते थे कि भाई कैश से लेन देन मत करो। नहीं किया तो ये सब चलने दिया, पॉलिटिकल पार्टी पर कोई लिमिट नहीं लगाई। और उसका रिजल्ट ये है कि आज भाजपा के पास सारी पार्टियों से को अगर हम मिला भी लें, उनसे दुगने से भी ज्यादा पैसा है। क्योंकि ये इम्बैलेंस इसलिए हो रहा है क्योंकि भाजपा केंद्र में शासन कर रही है और कई राज्यों में भी शासन कर रही है, और इसलिए चंदा जो कंपनियां दे रही हैं, जो इलेक्टोरल बॉन्ड में हमने देखा, चाहे वो चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दे रही हो, चाहे वैसे दे रही हो, चाहे कैश में दे रही हो, सब वही लोग दे रहे हैं जो बड़ा बड़ा चंदा दे रहे हैं, जो सरकार से कुछ फायदा ले सकते हैं। तो इसलिए जो सरकारों पर काबिज हैं पार्टियां, उन्हीं को दे रहे हैं। और इसका रिजल्ट ये हो रहा है कि हमारी लेवल प्लेइंग फील्ड तो रही नहीं, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी है केंद्र में उसके पास बेइंतहा पैसा है, और बाकी पैसा उनके पास है जो रूलिंग पार्टियां हैं राज्यों में।
तो हमको तो पार्टी के स्पेंडिंग पर लिमिट लगानी थी। अगर हम चाहते हैं कि भाई पैसे का खेल ना बने चुनाव, तो पॉलिटिकल पार्टियों पर भी लिमिट लगानी थी। कैश का वो हमको रोकना था, कैश का इस्तेमाल, लेकिन वो भी हमने नहीं किया। दूसरी बात, हम लोग, अच्छा देखिए, ये समझना जरूरी है कि ये पैसे का खेल क्यों बन गया है चुनाव। हम लोग जब वोट देने जाते हैं तो हमको पता है कि सिर्फ एक ही कैंडिडेट जीतेगा, चाहे उसको 30% ही वोट क्यों ना मिली हो। अगर किसी और कैंडिडेट को उससे ज्यादा वोट नहीं मिली है तो वही एकमात्र रिप्रेजेंटेटिव हो जाता है उस कंस्टिट्यूएंसी का। उसके बाद जब सरकार बनती है तो जिस पार्टी या गठबंधन के पास 51% MP MLA हैं उसी की सरकार बनती है। बाकी जो ऑपोजिशन है वो नगण्य हो जाती है सरकार चलाने में। अब इस वजह से, क्योंकि हमको ये पता है कि एक ही कैंडिडेट जीतेगा और एक ही पार्टी सरकार बनाएगी, तब हम जब वोट देने जाते हैं तो हम सिर्फ ये नहीं देखते कि हमें कौन सी पार्टी अच्छी लगती है, कैंडिडेट अच्छा लगता है। अगर हमको ये लगे ये कैंडिडेट तो सबसे अच्छा है, पार्टी भी सबसे अच्छी है, लेकिन ये लोग जीत तो सकते नहीं, इनकी सरकार तो बन नहीं सकती, तो इसलिए हम अपनी वोट को वेस्ट करेंगे। इसलिए हम ये देखेंगे कि अच्छा, जो लोग जीत सकते हैं या जिनकी सरकार बन सकती है, उनमें से कम खराब किसको हम मानते हैं, हम उसको फिर वोट दे देते हैं। अब ये हम कैसे अंदाज लगाते हैं कि किसकी सरकार बन सकती है, कौन जीत सकता है? ये अंदाज हम इस आधार पर लगाते हैं कि किस कैंडिडेट या पार्टी की कितनी विजिबिलिटी है। अगर हमें दिखता है ये पार्टी तो बहुत अच्छी है, इसकी कोई विजिबिलिटी नहीं है, तो हमें लगता है ये लोग जीत ही नहीं सकते। अब विजिबिलिटी कैसे आती है? पैसे से आती है, क्योंकि पैसे से आप इश्तिहार छाप सकते हैं, टीवी पर इश्तिहार निकाल सकते हैं, अपने बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगा सकते हैं, अपने पेड वर्कर्स को भेज सकते हैं जाकर पर्चे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। एक IT सेल में पेड लोगों को लगा सकते हैं जो दिन रात आपका प्रोपेगेंडा, ये भाजपा वाले तो खैर झूठ फैलाते हैं उस IT सेल के द्वारा, जिसमें उन्होंने करीब 1-2 हज़ार लोगों को 50-50 हज़ार रुपए के पगार पर बैठा रखा है। उनका काम है नफरत फैलाना, झूठ फैलाना और दूसरी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना और अपना बस हिंदू मुस्लिम प्रोपेगेंडा चलाना, बस यही काम करते हैं। तो पैसे से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर आपके पास पैसा ना हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। और इसी वजह से ये जरूरी था कि ये लिमिट्स तो होनी चाहिए थी, कैश पर रिस्ट्रिक्शन, पार्टी के स्पेंडिंग पर लिमिट, लेकिन उसके अलावा स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। देखिए, आजकल अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत अच्छा, जिन्होंने सोशल वर्क किया है, जिसको लोग जानते भी हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, ज़रा भी प्रचार करने के पैसे नहीं है। तो इसलिए कई देशों में ये स्टेट फंडिंग होती है कि भाई आप हर वोट का 50 रुपये, लेट्स अज्यूम कि जितनी वोट मिलेगी सरकार की तरफ से इलेक्शन के बाद आपको 50 रुपये पर वोट मिल जाएगा। आपको 1 लाख वोट मिली तो 50 लाख आपको मिल जाएगा। तो फिर अच्छे अच्छे कैंडिडेट जिनके पास पैसा भी नहीं है, अपने दोस्तों से, रिलेटिव से लोन लेकर चुनाव लड़ सकते हैं कि अच्छा, हम चुनाव लड़ने के बाद जब हमको सरकार से पैसा मिलेगा हम वापस कर देंगे। अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो फीजिबल नहीं है, इतना पैसा सरकार कहाँ से देगी। कितना पैसा? देखिए, हर जनरल इलेक्शन में करीब 60 करोड़ वोट पड़ते हैं आज के दौर में। 60 करोड़ वोट पड़ने का मतलब है, अगर हम 50 रुपये से गुणा करें तो 3000 करोड़ हो गया। अब आप इसमें स्टेट फंडिंग में ये भी कह सकते हैं कि भाई अच्छा, जिसको 75 लाख मिल गए, अगर हमारी 75 लाख स्पेंडिंग की लिमिट है, उसके बाद किसी कैंडिडेट को उससे ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा, यानी कि आधा पैसा आप उसमें से कम कर दीजिए। 3000 करोड़ में से आधा पैसा कम किया तो 1500 करोड़। 5 साल में 1500 करोड़ रुपए सरकार को देने हैं स्टेट फंडिंग के तौर पर। ये कोई बड़ी रकम नहीं है। आजकल एक एक चुनाव में, एक जनरल इलेक्शन में 50-50 हज़ार करोड़ खर्च होते हैं। 1500 करोड़ तो कुछ नहीं है। इससे ज़्यादा तो MP लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए हर साल सरकार देती है MPs वगैरह को।
1500 करोड़ से ज़्यादा, तो आसानी से ये किया जा सकता था। और चौथी बात, हम लोग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अगर करें साथ में, तब फिर लोग बेझिझक अपनी जो फेवरेट पार्टी है उसको वोट देंगे। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में ये होता है कि हर एक पार्टी अपनी अपनी लिस्ट दे देती है, लोग पार्टी को वोट करते हैं कि भाई हमारी फेवरेट पार्टी ये है, ये है, ये। अगर किसी पार्टी को 2% वोट मिले, ऊपर से 2% कैंडिडेट उसके इलेक्ट हो जाते हैं। उसका एक थोड़ा रिफाइंड तरीका ये है कि हर एक जना 2 वोट डाले, एक पार्टी के लिए और एक उस पार्टी की लिस्ट में से अपने फेवरेट कैंडिडेट के लिए। तो जिन कैंडिडेट्स को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे उस पार्टी में, वो इलेक्ट हो जाएंगे। तो ये तरीका करीब करीब बहुत सारी कंट्रियों में अपनाया गया है, और इसकी वजह से ये जो फर्स्ट पास द पोस्ट है, ये सिस्टम ख़त्म होता है और पैसे की अहमियत भी कम होती है। तो ये 4 चीज़ें अगर हम करें चुनाव सुधार के तौर पर, तो काफ़ी हद तक ये जो पैसे का खेल बन गया है चुनाव, ये कम हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि ये कौन करेगा? सरकार तो करेगी नहीं, उसको तो इस पूरे सिस्टम का फ़ायदा मिल रहा है। जो लोग सरकार पर काबिज हैं उनको तो इस पूरे पैसे का खेल बनने का फ़ायदा मिल रहा है। पैसा तो उन्हीं के पास है, बाकी लोगों के पास तो है नहीं। और वो तो कितना भी पैसा इकट्ठा कर सकते हैं वसूली के तौर पर, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह दे के, वो तो करेंगे नहीं। जो भी पार्टियां सरकार में आती हैं, काबिज होती हैं, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड पर भी देखिए ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टियां नहीं उठा रही है। बीजू जनता दल कहाँ उठा रही है इस मुद्दे को, क्योंकि वो भी फंसे हुए हैं इसमें। तृणमूल कांग्रेस कहाँ उठा रही है, वो भी फंसे हुए हैं इसमें। सिर्फ कांग्रेस उठा रही है क्योंकि राहुल गांधी इसको खूब जोर शोर से उठा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस उतनी ज़्यादा फंसी हुई नहीं है। वहाँ पर कांग्रेस के खिलाफ ये बात इतनी नहीं आई है कि इनको घूस के तौर पर ये पैसे दिए गए। हो सकता है घूस के तौर पर भी दिए गए हों, लेकिन ये बात अभी खुलकर ज़्यादा नहीं आई है। लेकिन बीजू जनता दल की तो आ गई, बीआरएस की भी आ गई, तृणमूल कांग्रेस की भी आ गई। वो लोग इलेक्टोरल बॉन्ड की बात नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से हमको ये समझना चाहिए कि ये जो हम लोग इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल पार्टियां नहीं करेंगी जो लोग सत्ता में हैं या सत्ता में आ सकते हैं। या ये तो तब होगा जब जनता का बड़ा आंदोलन होगा इस पर। जैसे भ्रष्टाचार लोकपाल का आंदोलन हुआ तो इनको लोकपाल का कानून बनाना पड़ा, चाहे वो कार्यान्वित होते होते बेकार हो गया, इन्होंने बिल्कुल रद्दी लोगों को लोकपाल बना दिया है, लेकिन कानून तो बनाना पड़ा। तो जब तक जनता का कोई मूवमेंट या आंदोलन नहीं खड़ा होता है इन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर, तब तक ये रिफॉर्म्स नहीं होंगे। और इसीलिए हम लोगों का दायित्व है। देखिए, एक अनफॉर्चुनेट चीज़ ये हुई कि वो लोकपाल आंदोलन के बाद बहुत सारे एक्टिविस्ट घर पर बैठ गए। आप लोग तो चलिए एक्टिव हैं, यहाँ कम से कम आरटीआई वगैरह के इश्यूज़ पर बहुत एक्टिव हैं। लेकिन जो लोग निकले थे कि भाई हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, और या उसके बाद उन्होंने सोचा कि भाई हम एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स लाना चाहते हैं देश में, और आम आदमी पार्टी बनाई। उसके बाद जब उनको दिखा कि भाई आम आदमी पार्टी भी एक साधारण पॉलिटिकल पार्टी बनकर रह गई, तो बहुत सारे लोग जो उस समय घर से बाहर निकले थे वो निराश होकर घर पर बैठ गए। और अब उनको हिचकिचाहट होती है फिर से बाहर निकलने के लिए कोई आंदोलन में। लेकिन अब समय आ गया है कि लोगों को कमान अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। जनता को ये समझना पड़ेगा कि देखिए हम ही मालिक हैं इस देश के, और हम इन पॉलिटिकल पार्टियों के ऊपर नहीं डिपेंड कर सकते। हमको खुद ही आंदोलन कर करके वो चीज़ें हासिल करनी होंगी जो हमें लगता है कि हमारे लोकतंत्र को सुधारेंगी। तो इसलिए मैं एक ही बात से अपनी बात ख़त्म करता हूँ। देखिए, बहुत सारे लोग हताश थे 2-2.5 महीने पहले कि भाई अब तो ये भाजपा सरकार फिर से वापस आ जाएगी। इन्होंने जितना नुकसान किया है पिछले 10 साल में हमारे देश का, हमारी व्यवस्था का, हमारे संस्थानों का, उतना कभी किसी पार्टी ने, किसी सरकार ने नुकसान नहीं किया। लेकिन आज हवा बदली हुई है। आज मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सरकार तो जाएगी ये सरकार जाएगी, लेकिन कौन सी सरकार आएगी, वो क्या करेगी, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हम लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, और अगर हम खड़े हो गए तो फिर मैं वो बात रिपीट करूंगा जो मेधा जी कहती हैं कि भाई एक दिन ज़रूर आएगा
जब कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा और नया जमाना आएगा। जय हिंद, जय भारत।